प्रणाम। मैं सुबोध तिवारी आपके समक्ष उपस्थित हूँ सूरज का 7वां घोड़ा का अगला अध्याय लेकर। पहले पिछले अध्याय का अनध्याय कर लेते हैं। तन्ना की मृत्यु हो चुकी है। कैसे, ये आप सबने पिछले पाठ में देखा। बेहद उमस था, मन के गहरी से गहरी परत में भी एक अजब सी बेचैनी थी। नींद आ भी रही है और नहीं भी आ रही है। नीम की डालियां खामोश हैं, बिजली के प्रकाश में उनकी छायाएं मकानों, खपरेलों, बारजों और गलियों में सहमी खड़ी हैं। मेरे अर्धसुप्त मन में असंबद्ध स्वप्न विचारों का सिलसिला चल रहा है। स्वर्ग का फाटक, रूप, रेखा, रंग, आकार कुछ नहीं जैसा अनुमान कर लें। अतीय यथार्थवादी कविताएं जिनका अर्थ कुछ नहीं जैसा अनुमान कर लें। फाटक पर रामधन बाहर बैठा है, अंदर जमुना श्वेत वसना शांत गंभीर, उसके विशृंखल वासना, उसका वैधव्य पुरैन के पत्तों पर पड़ी ओस की तरह बिखर चुका है। वैसी ही है जैसे तन्ना को प्रथम बार मिली थी। फाटक पर घोड़े की नालें जड़ी हैं, एक दो असंख्य। दूर धुंधले क्षितिज से एक पतला धुएं की रेखा सा रास्ता चला आ रहा है। उस पर कोई दो चीजें रेंग रही हैं। रास्ता रह रहकर कांप उठता है जैसे तार का पुल हो। बादलों में एक टॉर्च जल उठती है। राह पर तन्ना चले आ रहे हैं। आगे आगे तन्ना कटे पांव से घिसटते हुए, पीछे पीछे उनकी दो कटी टांगें लड़खड़ाती चली आ रही हैं। टांगों पर आरएमएस के रजिस्टर लदे हैं। फाटक पर पांव रुक जाते हैं, फाटक खुल जाते हैं। तन्ना फाइल उठाकर अंदर चले जाते हैं। दोनों पांव बाहर छूट जाते हैं, बिस्तुइया की कटी हुई पूंछ की तरह छटपटाते हैं। कोई बच्चा हो रहा है, वह तन्ना का बच्चा है। दबे हुए स्वर, यूनियन, MMR, MRS, RMS, यूनियन, दोनों कटे पांव वापस चल पड़ते हैं। धुएं का रास्ता तार के पुल की तरह कांपता है। दूर किसी स्टेशन से कोई डाक गाड़ी छूटती है। तन्ना जा चुका है। आगे देखते हैं। अगला अध्याय है, उसका शीर्षक है मालवा की युवरानी देवसेना की कहानी। ये मालवा की युवरानी देवसेना की कहानी हमारा अगला अध्याय है। सुनते हैं। आंख लग जाने के थोड़ी देर बाद सहसा उमस चीरते हुए हवा का एक झोंका आया और फिर तो इतने तेज झकोरे आने लगे कि नीम की शाखें झूम उठीं। थोड़ी देर में तारों का एक काला पर्दा छा गया। हवाएं अपने साथ बादल ले आई थी। सुबह हम लोग बहुत देर तक सोए क्योंकि हवा चल रही थी और धूप का कोई सवाल नहीं था। पता नहीं देर तक सोने का नतीजा हो या बादलों का, क्योंकि कालिदास ने भी कहा है रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च। पर मेरा मन बहुत उदास सा था और मैं लेटकर कोई किताब पढ़ने लगा, शायद स्कंदगुप्त, जिसमें अंत में नायिका देवसेना राग विहाग में आह वेदना मिली विदाई गाती है और घुटने टेक कर विदा मांगती है। इस जीवन के देवता और उस जन्म के प्राप्य क्षमा और उसके बाद अनंत विरह के साथ पर्दा गिर जाता है। उसको पढ़ने से मेरा मन और भी उदास हो गया और मैंने सोचा चलो माणिक मुल्ला के यहाँ ही चला जाए। मैं पहुंचा तो देखा कि माणिक मुल्ला चुपचाप बैठे खिड़की की राह बादलों की ओर देख रहे हैं और कुर्सी से लटकाए हुए दोनों पांव धीरे धीरे हिला रहे हैं। मैं समझ गया कि माणिक मुल्ला के मन में कोई बहुत पुरानी व्यथा जाग गई है, क्योंकि ये लक्षण उसी बीमारी के होते हैं। ऐसी हालत में साधारणतया माणिक जैसे लोगों की दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगर कोई उनसे भावुकता की बात करे तो वे फौरन उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, पर जब वो चुप हो जाएगा तो धीरे धीरे खुद वैसी बातें छेड़ देंगे। यही माणिक ने भी किया। जब मैंने उनसे कहा कि मेरा मन बहुत उदास है तो वे हंसे, और मैंने जब कहा कि कल रात के सपने ने मेरे मन पर बहुत असर डाला है तो वे और भी हंसे और बोले उस सपने से तो दो ही बातें मालूम होती हैं। क्या, मैंने पूछा। पहले तो यह कि तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं है, दूसरे यह कि तुमने डांटे की डिवाइन कॉमेडिया पढ़ी है, जिसमें नायक को स्वर्ग में नायिका मिलती है और उसे ईश्वर के सिंहासन तक ले जाती है। जब मैंने छिप कर यह स्वीकार किया कि दोनों बातें बिल्कुल सच हैं तो फिर वे चुप हो गए और उसी तरह खिड़की की राह बादलों की ओर देखकर पांव हिलाने लगे। थोड़ी देर बाद बोले, पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगता है, मुझे तो बादलों को देखकर वैसा लगता है जैसे उस घर को देखकर लगता है जिसमें हमने अपनी हंसी खुशी से बचपन बिताया हो और जिसे छोड़कर हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे और भूल कर भी फिर उसी मकान के सामने बरसों बाद आ पहुँचे हों। जब मैंने स्वीकार किया कि मेरे मन में भी यही भावना होती है तो और भी उत्साह में भरकर बोले, देखो अगर ज़िंदगी में फूल न होते, बादल न होते, पवित्रता न होती, प्रकाश न होता, सिर्फ अंधेरा होता, कीचड़ होता, गंदगी होती तो कितना अच्छा होता है। हम सब उसमें कीड़े की तरह बिलबिलाते और मर जाते। कभी अंतःकरण में किसी तरह की छटपटाहट नहीं होती, लेकिन बड़ा अभागा होता है वह दिन जिस दिन हमारी आत्मा पवित्रता की एक झलक पा लेती है, रोशनी का एक कण पा लेती है, क्योंकि उसके बाद सदियों तक अंधेरे में कैद रहने पर भी रोशनी की प्यास उसमें मर नहीं पाती।
उसे तड़प पाती रहती है और वह अंधेरे में समझौता कर ले पर उसे चैन कभी नहीं मिलती। मैं उनकी बातों से पूर्णतः सहमत था, पर लिख चाहे थोड़ा बहुत लूँ, मुझे उन दिनों अच्छी हिंदी बोलने का इतना अभ्यास नहीं था। अतः उनकी उदासी से सहमति प्रकट करने के लिए मैं चुपचाप मुंह लटकाए बैठा रहा था। बिल्कुल उन्हीं की तरह मुंह लटकाए हुए बादलों की ओर देखता रहा और नीचे पांव झुलाता रहा। माणिक मुल्ला कहते गए, अब यही प्रेम की बात लो। यह सच है कि प्रेम आर्थिक स्थितियों से अनुशासित होता है, लेकिन मैंने जो जोश में कह दिया था कि प्रेम आर्थिक निर्भरता का ही दूसरा नाम है, यह केवल आंशिक सत्य है। पूर्ण सत्य कुछ और है। इसमें कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि प्यार। यहाँ माणिक मुल्ला रुक गए और मेरी ओर देखकर बोले, क्षमा करना, तुम्हारी अभ्यस्त शैली में कहूँ तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्यार आत्मा की गहराइयों में सोए हुए सौंदर्य के संगीत, प्यार आत्मा के गहराइयों में सोए हुए संगीत को जगा देता है, हम में अजब से पवित्रता, नैतिक निष्ठा और प्रकाश भर देता है, आदि आदि। लेकिन क्या, मैंने पूछा। लेकिन हम सब परंपराओं, सामाजिक परिस्थितियों, झूठ, बंधनों में इस तरह कसे हुए हैं कि उसे सामाजिक स्तर ग्रहण नहीं करा पाते, उसके लिए संघर्ष नहीं कर पाते और बाद में अपनी कायरता और व्यवस्थाओं पर सुनहरा पानी फेर कर उसे चमकाने की कोशिश करते रहते हैं। इस रूमानी प्रेम का महत्व है, पर मुसीबत यह है कि वह कच्चे मन का प्यार होता है। उसमें सपने, इंद्रधनुष और फूल तो काफ़ी मिकदार में होते हैं, पर वह साहस और परिपक्वता नहीं होती जो इन सपनों और फूलों को स्वस्थ सामाजिक संबंध में बदल सके। नतीजा यह होता है कि थोड़े दिन बाद यह सब मन से उसी तरह गायब हो जाता है जैसे बादल की छां। आखिर हम हवा में तो नहीं रहते, और जो भी भावना हमारे सामाजिक जीवन की खाद नहीं बन पाती, जिंदगी उसे झाड़ झंकाड़ की तरह उखाड़ फेंकती है। ओंकार स्वयं, श्याम और प्रकाश भी अब तक आ गए थे और हम सब लोग मन ही मन इंतजार कर रहे थे कि माणिक मुल्ला कब अपनी कहानी शुरू करें, पर उनकी खोई सी मन स्थिति देखकर हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इतने में माणिक मुल्ला खुद हम लोगों के मन की बात समझ गए और सहसा अपने दीवा स्वप्नों की दुनिया से लौटते हुए फीकी हंसी हंसकर बोले, आज मैं तुम लोगों को ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगा जो ऐसे बादलों के दिन मुझे बार बार याद आ जाती है। अजीब थी वह लड़की। आप भी उस लड़की के बारे में जानना चाहेंगे। आप भी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हो कि माणिक मुल्ला की अगली कहानी क्या है। कोई बात नहीं, अभी सुनाता हूँ। इसके बाद माणिक मुल्ला ने जब कहानी प्रारंभ की, तभी मैंने टोका और उन्हें याद दिलाई कि उनकी कहानी में समय का विस्तार इतना सीमाहीन था कि घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से चलता गया और वे विवरण में इतनी तेजी से चले कि वैयक्तिक मनोविश्लेषण और मन स्थिति निरूपण पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाए। माणिक मुल्ला ने पिछली कहानी की इस कमी को स्वीकार किया, लेकिन लगता है अंदर अंदर उन्हें कुछ लगा, क्योंकि उन्होंने चिढ़कर बहुत कड़वे स्वर में कहा, अच्छा लो, आज की कहानी का घटनाकाल केवल 24 घंटे में ही सीमित रहेगा। 29 जुलाई सन 19 को सायंकाल 6 बजे से 30 जुलाई सायंकाल 6 बजे तक। और उसके बाद उन्होंने कहानी प्रारंभ की। कहानी कहने के पहले मुझसे बोले, शैली में तुम्हारी झलक आ जाए तो क्षमा करना। इसी प्रकार किसी भी कहानी में आपकी झलक आ जाए तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु कहानी को एंजॉय कीजिएगा, अपने आप से मत जोड़िएगा, और जहां जुड़ता है वहां जोड़ लीजिए। खिड़की पर झूलते हुए जॉर्जेट की हवा से भी हल्के पर्दों को चूमते हुए शाम के सूरज की इस उदास पीली किरणें झांक कर उस लड़की को देखा जो तकिए में मुंह छिपाए सिसक रही थी। उसकी रूखी हल्के खारे आंसू से धुले गालों को छूकर सिहर उठती थी। चंपे की कलियों से उसकी लंबी पतली कलात्मक उंगलियां, सिसकियों से कांप कांप उठने वाला उसका सोन जूही सा तन, उसके गुलाब की सूखी पंखुड़ियों से होठ और कमरे का उदास वातावरण, पता नहीं कौन सा वह दर्द था जिसकी उदास उंगलियां रह रहकर उसे व्यक्तित्व के मृणाल तंतुओं के संगीत को झकझोर रही थी। थोड़ी देर बाद वह उठी। उसकी आंखों के नीचे एक हल्की फालसाई छां थी जो सूज आई थी। उसकी चाल हंस की थी, पर ऐसे हंस की जो मानसरोवर से न जाने कितनों दिनों के लिए विदा ले रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और लगा जैसे हवाओं में केसर के डोरे बिखर गए हों। वह उठी और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। हवाओं से जॉर्जेट के पर्दे उठकर उसे गुदगुदा जाते थे, कभी कानों के पास, कभी होठों के पास, कभी खैर। आप सोच लें, बाहर सूरज की आखिरी किरणें नीम और पीपल के शिखरों पर सुनहली उदासी बिखेर रही थीं। क्षितिज के पास एक गहरी जामुनी परत जमी थी जिस पर गुलाब बिखरे हुए थे, और उसके बाद हल्की पीली आंधी की आभा लहरा रही थी। आंधी आने वाली है बेटी, चलो खाना खा लो, माँ ने दरवाजे पर से कहा। लड़की कुछ नहीं बोली, सिर्फ सिर हिला दिया। माँ कुछ नहीं बोली, इस पर भी नहीं इसरार भी नहीं किया। माँ की अकेली लड़की थी,
घर भर में माँ और बेटी ही थी। बेटी समझो तो बेटा समझो तो। बेटी की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। माँ थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही, चली गई। लड़की सूनी सूनी आंखों से चुपचाप जामुनी रंग के घिरते हुए बादलों को देखती रही और उन पर धधकते हुए गुलाबों की ओर और उन पर घिरती हुई आंधी को। शाम ने धुंधलके के सुरमई दुपट्टा ओढ़ लिया और चुपचाप वहां बैठी रही। बोले कि बनी हुई कला प्रतिमा की तरह निगाहों में रह रहकर नरगिस उदास और लजीली नरगिस झूम जाती थी। कहिए जनाब। माणिक ने प्रवेश किया तो वो उठी और चुपचाप लाइट ऑन कर दी। माणिक मुल्ला ने उसकी खिन्न मनस्थिति, उसका अश्रुसिक्त मौन देखा तो रुक गए और गंभीर होकर बोले, क्या हुआ लिली? लिली क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको लड़की का नाम पता चल गया। लड़की ने हंसने का प्रयास करते हुए कहा, मगर आंखें डबडबाई और वो माणिक मुल्ला के पाँव के पास बैठ गई। माणिक ने उसके बूंदों में उलझी एक सूखी लट को सुलझाते हुए कहा, तो नहीं बताओगी? हम कभी छिपाते हैं तुमसे कोई बात? नहीं, अब तक तो नहीं छिपाती थी, आज से छिपाने लगी हो क्या? नहीं, कोई बात नहीं, सच मानो। लड़की ने, जिसका नाम लीला था, लिली नाम से पुकारी जाती थी। माणिक की कमीज के कांच के बटन खोलते और बंद करते हुए कहा, अच्छा मत बताओ, हम भी अब तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। माणिक ने उठने का उपक्रम करते हुए कहा, तो चले कहाँ? वो माणिक के कंधे पर झुक गई। बताती तो हूँ, तो बताओ। लिली थोड़ा झेप गई और फिर उसने माणिक की हथेली अपनी सूजी पलकों पर रखकर कहा, हुआ ऐसा कि आज देवदास देखने गए थे। कम्मो भी साथ थी। खैर उसकी समझ में आई नहीं, मुझे पता नहीं कैसा लगने लगा। माणिक क्या होगा बताओ? अभी तो एक दिन तुम नहीं आते हो तो ना खाना अच्छा लगता ना पढ़ना, फिर महीनों महीनों तुम्हें नहीं देख पाएंगे। सच, वैसे चाहे जितना हंसते रहो बोलते रहो, पर जहाँ इस बात का ध्यान आया कि मन को जैसे पाला मार जाता है। माणिक कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में एक करुण व्यथा झलक आई और चुपचाप बैठे रहे। आंधी आ गई थी और मेज के नीचे सिनेमा के 2 आधे फटे हुए टिकट आंधी की वजह से तमाम कमरे में घायल तितलियों के जोड़े की तरह इधर उधर उड़कर दीवारों से टकरा रहे थे। माणिक के पांव पर टप से गर्म आंसू चू पड़ा तो उन्होंने चौंक कर देखा, लिली की पलकों में आंसू छलक रहे थे। उन्होंने हाथ पकड़कर लिली को पास खींच लिया और उसे सामने बिठाकर उसके 2 नन्हे उजले कबूतरों जैसे पांव पर उंगली से धारियां खींचते बोले, छी, यह सब रोना धोना हमारी लिली को शोभा नहीं देता। यह सब कमजोरी है, मन का मोह है और कुछ नहीं। तुम जानते हो कि मेरे मन में कभी तुम्हारे लिए मोह नहीं रहा, तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी अधिकार की भावना भी नहीं रही। अगर हम दोनों जीवन में एक दूसरे के निकट आए भी तो इसलिए कि हमारी अधूरी आत्माएं एक दूसरे को पूर्ण बनाएं, एक दूसरे को बल दें, प्रकाश दें, प्रेरणा दें। और दुनिया की कोई भी ताकत कभी हमसे हमारी इस पवित्रता को छीन नहीं सकती। मैं जानता हूं कि तमाम जीवन मैं जहां कहीं भी रहूंगा, जिन परिस्थितियों में भी रहूंगा, तुम्हारा प्यार मुझे बल देता रहेगा। फिर तुम में इतनी अस्थिरता क्यों आ रही है? इसका मतलब यह है कि पता नहीं मुझ में कौन सी कमी है कि तुम्हें वो आस्था नहीं दे पा रहा हूं। लिली ने आंसू डूबी निगाहें उठाई और कायरता से माणिक की ओर देखा, जिसका अर्थ था, ऐसा न कहो, मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ है तुम्हारा ही तो दिया हुआ है। पर लिली ने यह शब्दों से नहीं कहा, निगाहों से कह दिया, और निगाहें ज़्यादा अच्छा बोलती हैं। माणिक ने धीरे से उसी के आंचल से उसके आंसू पोंछ दिए। बोले, जाओ मुंह धो, चलो। लिली मुंह धोकर आ गई। माणिक बैठे हुए रेडियो की सुई इस तरह घुमा रहे थे कि कभी झम से दिल्ली बज उठता था, कभी लखनऊ की एक अस्फुट संगीत लहरी सुनाई पड़ जाती थी, कभी नागपुर, कभी कलकत्ता। इलाहाबाद में सौभाग्य से तब तक रेडियो स्टेशन था ही नहीं। लिली चुपचाप बैठी रही। फिर उठकर उसने रेडियो ऑफ कर दिया और आकुल आग्रह भरे स्वर में बोली, माणिक कुछ बात करो, मन बहुत घबरा रहा है। माणिक हंसे और बोले, अच्छा आओ बातें करें। फिर हमारी लिली जितनी अच्छी बात कर लेती उतने मैं थोड़े ही कर पाता हूँ, लेकिन खैर, तो तुम्हारी कम्मों के समझ में तस्वीर नहीं आई। कम्मो बड़ी कुंदेज हन है, लेकिन कोशिश हमेशा ये करती है कि सब काम में टांग अड़ाए। तुम्हारी जमुना से तो अच्छी ही है। जमुना के जिक्र पर माणिक को हंसी आ गई और फिर आग्रह से, बेहद दुलार और बेहद नशे से लिली की ओर देखते हुए बोले, लिली तुमने स्कंदगुप्त खत्म कर डाली। हाँ, कैसी लगी? लिली ने सिर लाकर बताया कि बहुत अच्छी लगी। माणिक ने धीरे से लिली का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी रेखाओं पर अपने कांपते हुए हाथ को रखकर बोले, मैं चाहता हूँ मेरी लिली उतनी ही पवित्र, उतनी ही सूक्ष्म, उतनी ही दृढ़ बने जितनी देवसेना थी। तो लिली वैसी बनेगी ना? किसी मानव परी देवताओं के संगीत से मुग्ध भोली हिरणी की तरह लिली ने एक क्षण माणिक की ओर देखा और उनकी हथेलियों में मुंह छिपा लिया। वाह, उधर देखो लिली। माणिक ने दोनों हाथों से लिली का मुंह कमल के फूल की तरफ उठाते हुए कहा।
बाहर गली की बिजली पता नहीं क्यों जल नहीं रही थी, लेकिन रह रहकर बैंगनी रंग की बिजलियां चमक जाती थी और लंबी पतली गली, दोनों ओर के पक्के पक्के मकान, उनके खाली चबूतरे, बंद खिड़कियां, सूने बारजे, उदास छतें उन बैंगनी बिजलियों में जाने कैसे जादू कैसे रहस्यमय से लग रहे थे। बिजली चमकते ही अंधेरा चीर कर वे खिड़की से दिख पड़ते और फिर सहसा अंधकार में विलीन हो जाते, और उस बीच के एक क्षण में उनकी दीवारों पर तड़पती हुई बिजली की बैंगनी रोशनी लपलपाती रहती। बारजों की कोरों से पानी की धारें गिरती कि बैंगनी गिरती रहती। खंभे और बिजली के तार कांपते रहते और हवा में बूंदों की झालरें लहराती रहती। सारा वातावरण जैसे बिजली के क्षीण आघात से कांप रहा था, डोल रहा था। एक तेज झोंका आया और खिड़की के पास खड़ी लिली बौछार से भीग गई और भावों से माथे से बूंदे पोंछती हुई हटी तो माणिक बोले, लिली वहीं खड़ी रहो खिड़की के पास। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बूंदे मत पोछो। और लिली, एक लट तुम्हारी भीग कर झूल आई है, कितनी अच्छी लग रही है। लिली कभी चुपचाप लजाती हुई खिड़की के बाहर, कभी लजाती हुई अंदर माणिक की ओर देखती हुई बौछारों में खड़ी रही। जब बिजलियां चमकती तो ऐसा लगता है जैसे प्रकाश के झरने से कांपता हुआ नील कमल। पहले माथा भीगा। लिली ने पूछा, हटें? माणिक बोले, नहीं। माथे से पानी गर्दन पर आया, बूंदें उसके गले में पड़ी सुनहली मटर माला को चूमती हुई नीचे उतरने लगी। वह सिहर उठी। सर्दी लग रही है? माणिक ने पूछा। एक अजब सी अलहड़ आत्मसमर्पण के स्वर में लिली बोली, नहीं, सर्दी नहीं लग रही है, लेकिन तुम बड़े पागल हो। हूँ तो नहीं, कभी कभी हो जाता हूँ। लिली एक अंग्रेजी की कविता है, अ लिली गर्ल नॉट मेड फॉर दिस वर्ल्ड्स पेन। एक फूल सी लड़की जो इस दुनिया के दुख दर्द के लिए नहीं बनी। लिली, यह कवि तुम्हें जानता था क्या? लिली, तुम्हारा नाम तक लिख दिया है। हमें तो जरूर जानता था। तुम्हें भी एक नई बात रोज सूझती रहती है। नहीं, देखो उसने यहाँ तक लिख दिया है, and longing eyes half veiled with slumber's tears like bluest water sown through mists of rain। लाल सा भरी निगाहें उनिंदे आंसुओं से आच्छादित जैसे पानी की बौछार में धुंधली दिखने वाली नीली झील। सहसा तड़प कर दूर कहीं बिजली गिरी और लिली चौंक कर भागी और बदहवास माणिक के पास आ गिरी। 2 पल तक बिजली की दिल दहला देने वाली आवाज़ गूंजती रही और लिली सहमी हुई गौरैया की तरह माणिक के बाहों के घेरे में खड़ी रही। फिर उसने आंखें खोली और झुककर माणिक के पांवों पर 2 गर्म होंठ रख दिए। माणिक की आंखों में आंसू आ गए। बाहर बारिश धीमी पड़ गई थी। सिर्फ छज्जों से, खपरेलों से आंसू टप टप कर बूंदें चू रही थीं। हल्के हल्के बादल अंधेरे में उड़े जा रहे थे। सुबह लिली जागी, लेकिन नहीं जागी नहीं। लिली को रात भर नींद आई नहीं थी। उसे पता नहीं कब माँ ने खाने के लिए जगाया, उसने कब मना कर दिया, कब और किसने उसे पलंग पर लिटाया। उसे सिर्फ इतना याद है कि रात भर वो पता नहीं किसके पांव पर सिर रखकर रोती रही। तकिया आंसू से भीग गया था, आंखें सूज आई थी। कम्मो सुबह ही आ गई थी। आज लिली को जेवर पहनाया जाने वाला था। शाम को 7 बजे लोग आने वाले थे। सास तो थी ही नहीं, ससुर आने वाले थे और कम्मो जो लिली की घनिष्ठ मित्र थी, पर उस घर को सजाने का पूरा भार था। और लिली थी कि कम्मो के कंधे पर सिर रखकर इस तरह बिलखती थी कि कुछ पूछो मत। कम्मो बड़ी यथार्थवादिनी, बड़ी अभावुक लड़की थी। उसने इतनी सहेलियों की शादियां होते देखी थी, पर लिली की तरह बिना बात के बिलख बिलख कर रोते किसी को नहीं देखा था। जब विदा होने लगे तो उस समय तो रोना ठीक है, वरना 4 बड़ी बूढ़ियां कहने लगती हैं कि देखो आजकल की लड़कियां हाय शर्म धो के पी गई हैं, कैसी ऊंट सी गर्दन उठा ससुराल चली जा रही हैं। और हम लोग थे कि रोते रोते भोर हो गई थी, और जब हाथ पांव पकड़ के भैया ने डोली में ढकेल दिया तो बैठे थे, एक ये हैं आधी आधी। लेकिन इस तरह रोने से क्या फ़ायदा, और वो भी तब जब माँ या और लोग सामने न हो। सामने रोया तो एक बात भी है। बहरहाल कम्मो बिगड़ती रही और लिली के आंसू थमते ही नहीं थे। कम्मो ने काम बहुत जल्दी निपटा लिया, लेकिन वह घर में कह आई थी कि अब दिन भर वहीं रहेगी। कम्मो ठहरी घूमने फिरने वाली कामकाजी लड़की। उसे ख्याल आया कि उसने एलनगंज जाना है, वहाँ से अपनी कढ़ाई की किताबें वगैरह वापस लानी, और फिर उसे एक क्षण चैन नहीं पड़ा। उसने लिली की माँ से पूछा। जल्दी से लिली को मार पीट कर ज़बरदस्ती तैयार किया और दोनों सखियाँ चल पड़ी। बादल छाए हुए थे और बहुत ही सुहावना मौसम था। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा था, जिनमें चिड़ियाँ नहा रही थीं। एलनगंज में अपना काम निपटाकर दोनों पैदल टहलने चल दी। थोड़ी ही दूर आगे बांध था, जिसके नीचे से एक पुरानी रेल की लाइन गई थी, जो अब बंद पड़ी थी। लाइनों के बीच में घास उग आई थी और बारिश के बाद घास में लाल हीरों की तरह जगमगाती हुई बिरबहुटियाँ रेंग रही थीं। दोनों सखियां वहीं बैठ गईं। एक बीर बहुटी रह रहकर उस जंग खाए हुए लोहे की लाइन को पार करने की कोशिश कर रही थी और एक बार फिसल कर गिर जाती थी। लिली थोड़ी देर उसे देखती रही और फिर बहुत उदास होकर कम्मो से बोली, कम्मो रानी,
अब उस पिंजरे से निस्तार नहीं होगा। कहाँ ये घूमना फिरना, कहाँ तुम। कम्मो जो एक घास की डंठल चबा रही थी तमक कर बोले, देखो लिली घोड़ी, मेरे सामने ये असुआ ढरकाने से कोई फायदा नहीं है, समझी। हमें ये सब चोचला अच्छा नहीं लगता। दुनिया की सब लड़कियां तो पैदा होके ब्याह करती हैं, एक तुम अनोखी पैदा हुई हो क्या। और ब्याह के पहले सब ये कहती हैं, ब्याह के बाद भूल भी जाओगे कि कम्मो कम वक्त किस खेत की मूली थी। लिली कुछ नहीं बोली, खिसियानी सी हंसी हंस दी। दोनों सखियां आगे चली। धीरे धीरे लिली बीरबहुटियां बटोरने लगी। सहसा कम्मो ने उसे एक झाड़ी के पास पड़ी सांप की केंचुल दिखाई। फिर दोनों एक बहुत बड़े अमरूद के बाग के पास हैं और 2-3 बरसाती अमरूद तोड़कर खाए जो काफ़ी बखटे थे। और अंत में पुरानी कब्रों और खेतों में से होती हुई एक बहुत बड़े से पोखरे के पास आई, जहाँ धोबियों के पत्थर लगे हुए थे। केंचुल, बिरबहुटी, अमरूद, हरियाली ने लिली के मन को एक अजीब सी राहत दी और रो रो कर थके उसके मन ने उल्लास की एक करवट ली। उसने चप्पल उतार दी और भीगी हुई घास पर टहलने लगी। थोड़ी देर में लिली बिल्कुल दूसरी लिली बन गई थी, हंसी की तरंगों पर धूप की तरह जगमगाने वाली। और शाम को 5 बजे जब दोनों घर लौटी तो उनकी खिलखिलाहट से मोहल्ला हिल उठा और लिली को बहुत कसकर भूख लग गई थी। दिन भर घूमने से लिली को इतनी जोर की भूख लगाई थी कि आती उसने माँ से नाश्ता मांगा। और जब अपने आप अलमारी से निकालने लगी तो माँ ने टोका कि खुद खा जाएगी तो मेरे ससुर क्या खाएंगे। तो हंस के बोली, अरे उन्हें मैं बचा खुचा अपने हाथ से खिला दूंगी, पहले चख तो लूँ, नहीं बदनामी हो बाद में। इतने में मालूम हुआ वे लोग आ गए तो झट से वो नाश्ता आधा छोड़कर अंदर गई। कम्मो ने उसे साड़ी पहनाई, उसे सजाया संवारा, लेकिन उसे भूख इतनी लगी थी कि उन लोगों के सामने जाने के पहले वो फिर बैठ गई और खाने लगी। यहाँ तक कि कम्मो ने जबरदस्ती उसके सामने से तस्तरी हटा ली और उसे खींच ले गई। दिन भर खुली हवा में घूमने से और पेट भर कर खाने से सुबह लिली के चेहरे पर जो उदासी छाई थी वो बिल्कुल गायब हो गई थी। और उन लोगों को लड़की बहुत पसंद आई और पिछले दिन शाम को उसके जीवन में जो जलजला शुरू हुआ था वो दूसरे दिन शाम को शांत हो गया था। इतना कहकर माणिक मुल्ला बोले, और प्यारे बंधुओं, देखा तुम लोगों ने, खुली हवा में घूमने और सूर्यास्त के पहले खाना खाने से सभी शारीरिक और मानसिक व्याधियां शांत हो जाती हैं। अतः इससे क्या निष्कर्ष निकला, आप बताएं। खाओ बदन बनाओ, हम लोगों ने उनके कमरे में टंगे फोटो की ओर देखते हुए एक स्वर में कहा। लेकिन माणिक मुल्ला, ओंकार ने पूछा, यह आपने नहीं बताया कि लड़की को आप कैसे जानते थे, क्यों जानते थे, कौन थी यह लड़की। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि मैं कहानी का घटनाकाल भी 24 भी घंटे में रखूं और उसमें आपको सारा महाभारत और एनसाइक्लोपीडिया भी सुनाऊं। मैं कैसे जानता था, इससे आपको क्या मतलब। हाँ, यह मैं आपको बता दूं कि लीला वही लड़की थी जिनका ब्याह तन्ना से हुआ था और उस दिन शाम को महेश्वर दलाल उसे देखने आने वाले थे। प्रणाम, शुभ दिन। आशा करता हूं कहानी आपको अच्छी लगी। धन्यवाद।